दोस्तों 9 या 10 अक्टूबर की बात है कि नवाज शरीफ लाहौर में अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा में मौजूद थे। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को बुलाया और करीब आने पर उन्हें कहा कि वो अपना सेल फ़ोन ऑफ कर दें। इसी दौरान वज़ीर आज़म ने अपना सेल फ़ोन भी बंद कर दिया। ये दोनों फ़ोन उन्होंने एक मुलाजिम के हवाले किए जो उन्हें लेकर चला गया। अब लान में नवाज शरीफ और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ही मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने उनसे कहा, मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से फ़ारिग करने का फ़ैसला कर लिया है। जावेद इकबाल सन्नाटे में आ गए। उन्होंने कहा, सर ये ख़तरनाक होगा। आप जानते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे तक ले गए थे। वज़ीर आज़म ने मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि आखिर कानूनी और आइनी तौर पर मेरे इस आर्डर और इस फैसले में क्या गलत है। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने वज़ाहत से बताया कि जनरल मुशर्रफ और उनके वो साथी जर्नैल जिन्होंने कारगिल का ऑपरेशन किया है, किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि उन्हें रिटायर करके उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। लिहाजा वो अपने बचाव के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, खा उन्हें आप ही को हटाना पड़े। ब्रिगेडियर ने वज़ीर आज़म पर वाज़िया किया कि रावलपिंडी के कोर कमांडर जनरल महमूद, जो कारगिल ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार थे और जिनके अंडर वो 111 ब्रिगेड होती है जो मार्शल लॉ की सूरत में वज़ीर आज़म हाउस, PTV और रेडियो पाकिस्तान पर कंट्रोल करती है, अपने बॉस जनरल मुशर्रफ की बरतरफी ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं करेंगे और लाजमन हिट बैक करेंगे। बहरहाल जाती उम्रा के लान में होने वाली ये आधे घंटे की मुलाकात इस बात पर ख़त्म हुई कि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को रिटायर तो बहरहाल करेंगे, लेकिन उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हर सूरत इस खबर को राज रखेंगे और हर दो सूरतों में वज़ीर आज़म के वफ़ादार रहेंगे। ये मीटिंग ख़त्म हुई। मोबाइल्स दोबारा ऑन हुए तो वज़ीर आज़म को मिलने के लिए एक सीनियर सहाफ़ी जाती उम्रा में मौजूद थे। ये सहाफ़ी थे नज़ीर नाजी। उन्हें नवाज शरीफ के बेटे के साथ मिलकर जनरल मुशर्रफ की बरतरफी के बाद TV पर की जाने वाली तकरीर लिखना थी। ये राज कि जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करके कारगिल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला हो चुका है, सिर्फ 5 लोगों के इल्म में था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी जावेद इकबाल, सहाफ़ी नज़ीर नाजी और हुसैन नवाज। 11 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ दुबई रवाना हुए, जहां उन्हें UAE के सदर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहियान से बहुत अहम मुलाकात करना थी। इस मुलाकात के 2 बुनियादी एजेंडे थे। एक मसला ये था कि दुबई सरकार के पाकिस्तानी बैंकों में 45 करोड़ डॉलर जमा थे। शेख ज़ायद उन्हें दुबई मुंतकिल करना चाहते थे। पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि दुबई ये रकम पाकिस्तानी बैंकों ही में रहने दे या फौरी तौर पर ना निकलवाए। दूसरा मसला तालिबान का था। पाकिस्तान चाहता था कि दुबई अफ़गान तालिबान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करे और अफ़गानिस्तान में जो ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का बायस बन रहे हैं, उन्हें बंद करवाए। ये चूँकि अफ़गानिस्तान का मामला था, जिसके लिए वज़ीर आज़म को अफ़गानिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को भी साथ ले लिया, जिन्होंने दुबई के रास्ते में जहाज़ के अंदर वज़ीर आज़म को अफ़गानिस्तान और कश्मीर के अमूर पर ब्रीफिंग दी। कहते हैं इसी दौरे के दौरान नवाज शरीफ ने ज़ियाउद्दीन भट्ट को इशारतन बता दिया कि वो उन्हें नया आर्मी चीफ बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सफ़र में वज़ीर आज़म के साथ एक बार फिर नज़ीर नाजी और उनके बेटे हुसैन नवाज मौजूद थे, जो खामोशी से एक तरफ बैठे जनरल मुशर्रफ की बरतरफी और कारगिल पर इंक्वायरी की तकरीर तैयार कर रहे थे। वज़ीर आज़म का ये दौरा आधा कामयाब रहा कि शेख ज़ैद ने पाकिस्तानी बैंकों में पड़े 45 करोड़ डॉलर दुबई मुंतकिल ना करने की दरख्वास्त कबूल कर ली, लेकिन तालिबान पर अपना असर व रसूख वो कितना इस्तेमाल कर पाते, ये भूल भुलैयों में उलझी हुई वो कहानी है जिसका ब्लैक एंड वाइट में कोई जवाब फ़िलहाल मुमकिन नहीं। दोस्तों, अब सूरज तलू हुआ 12 अक्टूबर 1999 का। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रात को जनरल मुशर्रफ की बरतरफी पर तकरीर काफ़ी हद तक तैयार करवा चुके थे और अब पंजाब के शहर शुजाआबाद जा रहे थे, जहां उन्होंने किसानों से एक खिताब और कपास की कीमत पर सब्सिडी का ऐलान करना था। लेकिन इस जलसे में एक ख़ास बात थी, एक बहुत गैर मामूली बात जो बाकी जलसों में नहीं होती। कुछ था जिसका वज़ीर आज़म को शिद्दत से इंतज़ार था, इतनी शिद्दत से इंतज़ार कि उन्होंने जलसागाह के अंदर अपने हाथ के पास एक टेलीफोन सेट लगवाया जो वज़ीर आज़म हाउस से हॉटलाइन पर कनेक्ट था। लगता था कि उन्हें किसी के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार है और फिर फ़ोन की घंटी बजी।
वज़ीर आज़म ने दूसरी तरफ से की जाने वाली गुफ्तगू 1.5 मिनट सुनी और फ़ोन रख दिया। लेकिन इस 1.5 मिनट ने उनके चेहरे पर जो परेशानी बिखेरी वो सब ने महसूस की। अभी स्टेज पर वज़ीर आज़म से पहले कुछ दूसरे रहनुमाओं ने खिताब करना था, लेकिन वज़ीर आज़म ने पैगाम पहुँचाया कि उन्हें स्टेज पर बुलाया जाए। नवाज शरीफ ने किसानों से मुख्तसर तकरीर की, फिर वो परेशानी के आलम में जल्दी जल्दी स्टेज से उतर कर गाड़ी की तरफ बढ़े और मुल्तान एयरपोर्ट पहुँचे। लेकिन इस्लामाबाद पहुँचने से पहले पहले वज़ीर आज़म को हर सूरत एक शख्स एयरपोर्ट पर चाहिए था, और ये शख्स था उनका वज़ीर दिफा इफ्तिखार अली ख़ान। लेकिन मसला ये था कि जनरल इफ्तिखार बहुत बीमार थे। उनकी एंडोस्कोपी हुई थी और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। इस आराम के लिए उन्हें गहरी नींद की गोलियां दी गई थीं और वो इन्हीं गोलियों के ज़रिए असर सो रहे थे। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इफ्तिखार अली ख़ान के घर पर फ़ोन कॉल्स का तांता बंध गया। उनकी बेगम फ़ोन उठाती लेकिन अपने शौहर को उठाने से इनकार कर देती। कई कोशिशों के बाद फ़ोन पर किसी ने मिसेस जनरल इफ्तिखार अली ख़ान को कायल कर लिया कि उन्हें जगा कर एयरपोर्ट पर भेजा जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ्तिखार अली ख़ान नीम जागे नीम सोए गनूदगी की आलम में एयरपोर्ट पहुँचे। वज़ीर आज़म पहुँच चुके थे। उन्होंने इफ्तिखार अली ख़ान को गाड़ी में साथ बिठाया और कहा, आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये कि एक नोटिफिकेशन जारी करना है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिटायर्ड कर दिए गए हैं और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट नए आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। इफ्तिखार अली ख़ान भी मिलिट्री सेक्रेटरी ही की तरह दंग रह गए। वो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे, फ़ौज के मामलात और मौजूदा हालात से बहुत अच्छी तरह बाखबर थे। उन्होंने कहा, सर ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्या आपने कैबिनेट से इस बारे में मशवरत की है? वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, कैबिनेट का इससे कोई तल्लक नहीं है, उन्हें बता दिया जाएगा। ये इतना बड़ा फ़ैसला था कि सेक्रेटरी दिफा जल्दी हार मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने फिर इसरार किया, कहा कि ये अहम मामला है, कम अज़ कम आप अपने करीब तरीन मुशीरों चौधरी निसार अली ख़ान, शहबाज शरीफ से तो मशवरा कर लें। वज़ीर आज़म ने जवाब में कहा कि जनरल साहब, मशवरे का वक्त गुजर चुका है। जनरल इफ्तिखार अली ख़ान ने फिर कोशिश की कि किसी तरह वज़ीर आज़म को इस इक़दाम से रोका जाए। वो फ़ौज में आला ओहदों पर रहे थे और नज़ाकतों को समझते थे, इसलिए शायद उन्होंने एक और आखिरी कोशिश की और वज़ीर आज़म से पूछा कि आप उन्हें हटाना क्यों चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, वो यानी जनरल मुशर्रफ मेरे ख़िलाफ़ बातें करते फिर रही हैं। जनरल इफ्तिखार समझ गया कि वज़ीर आज़म चीनी सफारत खाने में होने वाली गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ ने मुल्क की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया था। सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार ने फिर कहा, सर इसी तकरीब में आर्मी चीफ ने यह भी तो कहा था कि हुकूमत सूरत हाल बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। जनरल इफ्तिखार जितनी ज़िद वज़ीर आज़म से कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन नवाज शरीफ अटल फैसला कर चुके थे और चाहते थे कि अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रिटायरमेंट के आर्डर्स फौरी जारी कर दिए जाएँ। जब जनरल इफ्तिखार ने देखा कि वज़ीर आज़म उनकी बात किसी तरह मान ही नहीं रहे, तो उन्होंने पेशा वराना अंदाज़ अपनाया और कहा, मैं आपकी तहरीरी इजाज़त के बगैर आर्डर्स कैसे जारी कर सकता हूँ। नवाज शरीफ ने उनसे पूछा, क्या आप जनरल मुशर्रफ से डरते हैं या आप उनके साथ हैं? वज़ीर आज़म ने जनरल इफ्तिखार को इस फैसले पर अमल दरामद से पहले ये बात किसी और को बताने से सख्ती से मना किया। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ जनरल मुशर्रफ को हटाने ही का फ़ैसला नहीं किया था, बल्कि वो एक और भी बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला कर चुके थे, जिसके लिए वज़ीर आज़म मुसलसल अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी से रब्ते की कोशिश कर रहे थे। आज़म हाउस पहुँचते ही नवाज शरीफ, सेक्रेटरी डिफेंस जनरल इफ्तिखार अली ख़ान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर PM हाउस परवेज़ राठौर को लेकर अपने दफ्तर के साथ वाले कमरे में आ गए। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सबसे कहा, आप सबको कुरान पर हलफ देना होगा कि इस कमरे में जो बात होगी वो इसी कमरे तक रहेगी जब तक कि टीवी पर अनाउंसमेंट ना हो जाए, यहाँ तक कि तुम सब अपनी बीवियों से भी बात नहीं करोगे। इस कमरे में सईद मेहदी वो शख्स थे जिन्हें पूरी बात का नहीं पता था। उनके लिए वज़ीर आज़म ने दोबारा वजाहत की कि हमने आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को हटाने और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने का फ़ैसला कर लिया है। सईद मेहदी के लिए ये एक बम शेल था। उन्होंने पूछा, कब? जवाब मिला, अभी और इसी वक्त।
जिस वक्त ये बात हो रही थी, चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे। सईद मेहदी ने वज़ीर आज़म से वही कहा जो इससे पहले जनरल इफ्तिखार कह चुके थे। सर, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ यहीं मौजूद हैं, अगर आप उनसे मशवरा कर लें तो अच्छा होगा। वज़ीर आज़म ने भी वही पहले वाला जवाब दिया कि मशवरे का वक्त नहीं रहा। फिर वज़ीर आज़म ने आर्डर टाइप करवाया और अप्रूवल के लिए खुद सदर रफ़ीक तारड़ के पास चले गए। सदर रफ़ीक तारड़ ने सीन लिखा और दस्तखत कर दिए। ये दस्तखत शुदा कापी अब वज़ीर आज़म के हाथ में थी। और दूसरी चीज़ जिसे उन्होंने टीवी पर अनाउंस करना था, यानी तकरीर, वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी डिफेंस को बुला लिया। उनसे कहा गया कि आर्मी चीफ की तब्दीली का फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि जनरल मुशर्रफ रिटायर्ड हो चुके हैं और कारगिल पर इंक्वायरी शुरू हो गई है और लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को तरक्की देकर 4 स्टार जनरल और आर्मी चीफ बना दिया गया है। अब बारी थी जनरल ज़ियाउद्दीन को पाक फ़ौज का बाकायदा चार्ज देने के लिए वज़ीर आज़म हाउस बुलाने की। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने जनरल ज़ियाउद्दीन को फ़ोन किया और वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया कि वो आपको याद कर रहे हैं। इससे चंद दिन पहले पंजाब में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए थे, जिन पर जनरल ज़िया की उसी दिन शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम मीटिंग तय थी। इस मीटिंग के लिए वो पहले से वज़ीर आज़म हाउस के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ का पैगाम मिलते ही वो 6 बजे से पहले वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। उनके साथ लंबे चौड़े कद काठ के कोई 80 से 90 SSG कमांडोज थे, जिनके हाथ में उजी मशीन गन्स थी। ये कमांडोज वो थे जिन्हें अफ़गानिस्तान में उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। वज़ीर आज़म ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल से बैजेस लगाने की तकरीब का कहा। मुख्तसर सी तकरीब मुकम्मल हो गई। आइनी और कानूनी तौर पर पाक फ़ौज की आला कमान की तब्दीली हो गई। बज़ाहिर ये इसी तरह का एक नॉर्मल तब्दीली का अमल था, जिस तरह किसी भी आला सतह पर सरकारी तब्दीलियाँ आए रोज़ होती रहती हैं। लेकिन ये इतना सादा भी नहीं था। वो इसलिए कि जनरल मुशर्रफ और उनके साथी जर्नैल इस मुतवक्का सूरत हाल की पूरी तैयारी कर चुके थे। यह सादा इसलिए भी नहीं था कि नवाज शरीफ के इस दूसरे दौरे हुकूमत के 2 साल के दौरान एक सदर फ़ारूक लगारी, एक चीफ जस्टिस सैयद सजाद अली शाह, एक आर्मी चीफ और 2 बहरिया के चीफ को नवाज शरीफ से अख्तलाफात की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़े थे, यानी 5 आला तरीन ओहदेदार। अब छठे ओहदेदार को वो ऐसे वक्त में जबरी रिटायर कर रहे थे जब सड़कों पर अपोजिशन पूरे जोश व खरोश के साथ गो नवाज गो के नारे के साथ मौजूद थी। यहाँ तक कि मीडिया में भी कार्टून छप रहे थे कि जाओ पिया जाओ। तो ऐसे में सदर के दस्तखत हो गए, बैजेस लग गए और नए आर्मी चीफ तैनात हो गए। लेकिन अब नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ने बाकायदा पाक आर्मी का कंट्रोल भी तो हासिल करना था, जिसके लिए GHQ में एक रवायती तकरीब होती है। इससे पहले GHQ के मिलिट्री सेक्रेटरी को तैयारी का भी कहना होता है। इसके अलावा नया चीफ ने सबसे पहले अहम पोस्टिंग्स भी करना थी। चुनांचे जनरल ज़ियाउद्दीन ने वज़ीर आज़म हाउस में ही टेलीफोन सेट संभाल लिया। मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल मसूद को फ़ोन किया, अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में इतला दी और फौरी तौर पर 2 पोस्टिंग आर्डर्स जारी करने का कहा। पहला आर्डर वही 111 ब्रिगेड वाली कोर 10 कोर के कमांडर जनरल महमूद को तब्दील करने का था। उनकी जगह जनरल सलीम हैदर को अपॉइंट करने का कहा गया। दूसरा आर्डर कारगिल के अहम तरीन किरदार जनरल अजीज़ की जगह जनरल अकरम को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अपॉइंट करने का था। GHQ के मिलिट्री सेक्रेटरी ने नए आर्मी चीफ को मोस्ट वेलकम कहा और फ़ोन बंद हो गया। अब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट ने जनरल महमूद और जनरल अजीज़ को फ़ोन मिलाए, लेकिन बात ना हो सकी। लेकिन उस पर पैगाम छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म ने जनरल ज़िया को हदायत की कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जब वो श्रीलंका से कराची के एयरपोर्ट पर उतरें तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ ही कराची के आर्मी हाउस में ठहराया जाए। अब चूँकि जनरल मुशर्रफ की फ़्लाइट कराची में उतरना थी, इसलिए 5 कोर के कमांडर जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी को फ़ोन मिलाया गया, जो कोर कमांडर कराची थे। वो वैसे भी जनरल मुशर्रफ को एयरपोर्ट से लाने के लिए तैयार हो रहे थे। जनरल ज़ियाउद्दीन ने उन्हें अपनी तरक्की के बारे में बताया और कहा कि अब वो आर्मी चीफ हैं। जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी ने फ़ोन पर हुक्म सुना, लेकिन इस हुक्म पर अमल करने के लिए उन्हें 1-2 फ़ोन और करना थे या सुनना थे, और वक्त हो चुका था तकरीबन 5 साढ़े 5 के दरमियान।
उस वक्त पीटीवी के एमडी यूसुफ बेग मिर्ज़ा थे। चेयरमैन पीटीवी ने उन्हीं एमडी पीटीवी यूसुफ बेग मिर्ज़ा को एक चिट पहुंचाई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ को रिटायर्ड कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को तरक्की देकर 4 स्टार जनरल और आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। उस वक्त पीटीवी पर कश्मीरी खबरनामा चल रहा था, उसे रुकवा कर ये ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन एयर कर दी गई। ये सनसनीखेज खबर पूरे मुल्क ने सुनी, लेकिन बराह रास्त उन 3 लोगों ने नहीं सुनी जिन्हें जनरल मुशर्रफ ने ये हुक्म दिया था कि ऐसी खबर पर नज़र रखना। ये 3 जनरल थे, जनरल अजीज़ खान, जनरल महमूद और जनरल शाहिद अजीज़। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़, जो उस वक्त डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO थे, वो अपने नए घर में सामान बिखेरे बैठे थे। उन्हें अपने दफ्तर से फ़ोन आया, सर आपने टीवी देखा है? देखिए तो सही क्या हो गया है, जनरल मुशर्रफ को हटा दिया गया है। जनरल शाहिद अजीज़ ने यह सुना तो जो पहला काम उन्होंने किया वो लैपटॉप छुपाने का था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि उनका लैपटॉप भाई के घर भेज दिया जाए, क्योंकि इसमें वज़ीर आज़म का तख्ता उलटने की पूरी प्लानिंग महफूज थी। फिर वो बिखरे सूटकेस फलांगते हुए अपने दफ्तर की तरफ भागे। अब दूसरे दोनों जनरल्स कहाँ थे? वो दोनों यानी जनरल अजीज़ खान और जनरल महमूद रावलपिंडी में गोल्फ खेल रहे थे। वहाँ उन्हें किसी ने इतला दी कि कमान तब्दील हो चुकी है, तो वो खेल छोड़कर प्लानिंग के मुताबिक हरकत में आ गए। उन्होंने पहला फ़ोन जनरल मुजफ्फर उस्मानी को किया, जो जनरल मुशर्रफ को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे और नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट का एक फ़ोन सुन चुके थे। अब आते हैं पीटीवी की तरफ। पीटीवी के एमडी यूसुफ बेग मिर्ज़ा एक बार खबर ऑन एयर कर चुके थे और दूसरी बार की तैयारी कर रहे थे कि उन्हें इतला मिली कि एक मेजर दर्जन भर जवानों के साथ न्यूज़ रूम में दाखिल हो चुके हैं। 21,000 फुट की बुलंदी पर PIA की एयरबस PK 805 महवे परवाज़ थी। उसे कराची एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन उसे हुक्म मिल चुका था कि वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर एक और मुल्क में लैंड करे। इस जहाज़ में आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ समेत 198 मुसाफिर सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, और कैप्टन सरवत हुसैन इस जहाज़ को उड़ा रहे थे। पीटीवी में एक बार जनरल मुशर्रफ की बरतरफी की खबर चल चुकी थी और दूसरी बार चलने ही वाली थी कि एमडी पीटीवी यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने देखा कि एक मेजर दर्जन पर फौजी जवानों के साथ न्यूज़ रूम में दाखिल हो चुके हैं और जनरल मुशर्रफ की बरतरफी की खबर रुकवाने के आर्डर दे रहे हैं। उन्होंने जल्दी में PM हाउस से रब्ता किया तो फ़ोन वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी सईद मेहदी ने उठाया और MD से कहा कि आपको हुकूमत की तरफ से जैसा आर्डर मिला है वही कीजिए, यानी खबर चलाते रहिए। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने हुकाम को इत्मीनान दिलाया कि ये एक कर्नल लेवल की बगावत है, जबकि हमारे पास वज़ीर आज़म हाउस में नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन बैठे हैं, वो मामला हल कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन PTV से बार बार परेशानी भरे फ़ोन आना बंद नहीं हो रहे थे। PTV में डायरेक्टर न्यूज़ और MD को समझ ही नहीं आ रही थी कि किसका हुक्म मानना है। MD PTV ने एक बार फिर वज़ीर आज़म हाउस फ़ोन किया और उन्हें अपनी मुश्किल समझाने की कोशिश की। इस बार वज़ीर आज़म के बेटे हुसैन नवाज़ ने फ़ोन उठाया और कहा कि आप वैसा ही करें जैसा वज़ीर आज़म हाउस से कहा जा रहा है। अगर ऐसे में आपकी जान चली गई तो आप शहीद होंगे। MD बेग ने दोबारा कहने की कोशिश की कि आप मामले को सीरियस लें, लेकिन शायद अभी वज़ीर आज़म हाउस वाले इसको पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे में वज़ीर आज़म ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल से मामला हल करने को कहा। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने अपना पिस्टल निकाला और PTV पहुंच गए। वहां मौजूद मेजर 10 कोर के 111 ब्रिगेड से भेजे गए थे। ब्रिगेडियर जावेद ने उन्हें हथियार गिराने का हुक्म दिया। मेजर ने जवाब दिया, सर मैं 111 ब्रिगेड की कमांड में हूँ, आपकी कमांड में नहीं, और मैं वही कर रहा हूँ जिसका मुझे आर्डर दिया गया है। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने अपना पिस्टल मेजर पर तान लिया। दूसरे ही लम्हे सारे कमांडोज ने ब्रिगेडियर पर असला तान लिया। PTV के न्यूज़ रूम में मुकम्मल सुकूत तारी था, पिन ड्रॉप साइलेंट और खौफ था। लेकिन ऐसे में 111 ब्रिगेड के मेजर ने मज़ाहमत से बचने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपने साथी जवानों को हथियार गिराने का इशारा किया। वहाँ पहले से मौजूद इलियट फोर्स के 15 कमांडोज ने हथियार जमा किए
और इन 12-13 जवानों को एक कमरे में बंद कर दिया और मामला हल होने की रिपोर्ट पीएम हाउस कर दी गई। ऐसे में एक बार फिर चीफ की बरतरफी की खबर चलाना थी, लेकिन अब पीटीवी की सीनियर न्यूज़कास्टर शाइस्ता जैद घबरा रही थी। लेकिन किसी न किसी तरह 6 और 6:30 के दरमियान ये खबर दोबारा टेलीकास्ट कर दी गई। खबर चली तो कुछ देर को सब समझे कि उन्होंने बगावत को रोक लिया है, लेकिन अभी तो असल गेम शुरू हुई थी। 6:40 पर एमडी पीटीवी मिस्टर बेग को एक बार फिर खबर दी गई कि सर पीटीवी के बाहर फौज के 2 ट्रक आ गए हैं और ट्रांसमिशन रोकने का हुक्म दिया जा रहा है। अब मिस्टर बेग के लिए यह समझना मुश्किल नहीं रहा था कि किसका हुक्म मानना है, इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस दोबारा फ़ोन करने की ज़हमत ही नहीं की। उसके बाद पीटीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़, 7 बजे चलने वाली इंग्लिश फिक्शन सीरीज़, 8 बजे का किस्तवार ड्रामा और 9 बजे के खबरनामे के बजाय सिर्फ मिली नगमे चल रहे थे। और ये पीटीवी की तारीख में पहली बार था कि 9 बजे शेड्यूल्ड खबरनामा स्किप कर दिया गया। अब पूरे मुल्क में बेचैनी फैल चुकी थी कि ये हो क्या रहा है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि मुल्क में किसकी हुकूमत है और पीटीवी पर अचानक नगमे क्यों शुरू हो गए। क्या इंडिया ने हमला कर दिया या हुकूमत का तख्ता उलट गया। रेडियो पाकिस्तान पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में लोगों ने रेडियो पर बीबीसी ट्यून करना शुरू कर दिया। उस वक्त तक वज़ीर आज़म हाउस में बैठी नवाज शरीफ की टीम समझ चुकी थी कि जनरल मुशर्रफ ग्रुप हरकत में आ चुका है, इसलिए ज़रूरी है कि जनरल मुशर्रफ को अपनी कोर टीम के पास पहुंचने से रोका जाए ताकि फ़ौजी बगावत से बचा जा सके। इसलिए उन्होंने इससे पहले जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी को जो अहकामात दिए थे कि परवेज़ मुशर्रफ को पूरे प्रोटोकॉल के साथ कराची एयरपोर्ट से आर्मी हाउस लाया जाए, उन्हें वापस लेने का फ़ैसला किया। अब जनरल उस्मानी को कॉल करके इतला देनी थी, लेकिन इससे पहले जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी को एक और अहम कॉल आ गई। ये कॉल थी जनरल मुशर्रफ के सबसे करीबी साथी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज़ खान की। वो पूछ रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल में क्या किया जाए। जनरल उस्मानी ने जनरल अजीज़ से ही वापस पूछ लिया कि क्या जनरल मुशर्रफ जाने से पहले कुछ अहकामात देकर गए थे। जनरल अजीज़ ने जवाबन कहा, हाँ बिल्कुल देकर गए थे, बस फिर उन पर अमल किया जाए। यह जवाब था कोर कमांडर कराची जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी का। बहरहाल अब जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी कराची एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए और उन्हें इस दौरान वज़ीर आज़म हाउस से वो कॉल मौसूल हुई जिसके लिए पीएम हाउस काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था। यह कॉल थी वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल की। उन्होंने जनरल उस्मानी से कहा कि मुशर्रफ को प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उन्हें रिसीव करके आर्मी हाउस में बंद कर दिया जाए। जनरल उस्मानी ने बात सुनकर फ़ोन रखा ही था कि अब मुशर्रफ के दूसरे करीब तरीन साथी कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा कि अब तक क्या किया गया है। जवाब था कुछ भी नहीं। जाहिर है जो करना था एयरपोर्ट पहुंचकर ही करना था, लेकिन जनरल महमूद के लिए इतना जवाब काफ़ी था। अब जनरल महमूद, अजीज़ खान और शहद अजीज़ तीनों जान चुके थे कि कराची कोर कमांडर उनके साथ हैं, नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन के साथ नहीं। इस इत्मीनान के बाद उन्होंने रावलपिंडी में पीटीवी और दीगर जगहों पर कंट्रोल की कार्रवाई जारी रखी। जनरल उस्मानी का उनके साथ होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने ही जनरल मुशर्रफ को रिसीव करना था। वो उस वक्त जिसकी हदायत पर अमल करते, ताकत का पलड़ा उसी तरफ झुक जाता। वो जनरल मुशर्रफ को पूरे प्रोटोकॉल के साथ बतौर आर्मी चीफ आर्मी हाउस ला सकते थे और बतौर साबिक आर्मी चीफ जैसे कि हुक्म मिला था आर्मी हाउस में बंद भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल देने का इंतखाब किया। वो हादसाती तौर पर तारीख़ के एक अहम तरीन मोड़ के मरकज़ी किरदार बन चुके थे। वो ज़िंदगी के 3 अहम तरीन फ़ोन भी सुन चुके थे और अब फ़ोन करने की बारी उनकी थी। उन्होंने मलीर में जनरल मलिक इफ्तिखार को फ़ोन किया। उन्हें आर्डर किया कि वो अपने दोस्तों को हरकत में लाएं, जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचें और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का चार्ज संभाल लें, क्योंकि अब अगली लड़ाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में होना थी। वज़ीर आज़म की टीम मुशर्रफ को बर वक्त पहुँचने से रोकना चाहती थी और परवेज़ मुशर्रफ की टीम उन्हें बर वक्त और बाहिफाजत ज़मीन पर अपने साथ चाहती थी।
उधर वज़ीर आज़म हाउस से भी दो अहम तरीन अफराद को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अहकामात मिल चुके थे। एक थे सिविल एविएशन के डायरेक्टर अमीनुल्लाह और दूसरे थे चेयरमैन PIA शाहिद खाकान अब्बासी। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो किसी सूरत फ़्लाइट PK 805 को पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर ना उतरने दें, बल्कि उसे मस्कत ले जाएं। साथ ही वज़ीर आज़म ने PIA चेयरमैन के साथ सिंध पुलिस को भी एक्टिव होने का हुक्म दिया। कराची एयरपोर्ट पर IG पुलिस सिंध और एयरपोर्ट का अमला हरकत में था। उन्होंने आग बुझाने वाले 3 ट्रक खड़े करके रनवे ब्लॉक कर दिया। ये वक्त था शाम 6:30 बजे के इर्द गिर्द का। फिर रेडार रूम से फ़्लाइट PK 805 के पायलट कैप्टन सरवत हुसैन को पैगाम दिया गया कि आप पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं उतर सकते, जहाज़ को मस्कत या दुबई ले जाएं। पायलट के लिए ये नाकाबिले यकीन पैगाम था। जहाज़ में फ्यूल सिर्फ 20 मिनट का बाकी था। उन्होंने वापस पैगाम भेजा कि जहाज़ में इतना फ्यूल नहीं कि मस्कत पहुंचा जा सके। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आज़म से रब्ता किया कि जहाज़ मस्कत नहीं पहुंच सकता, जिस पर उन्हें नया हुक्म मिला कि जहाज़ को दूसरे करीबी एयरपोर्ट नवाब शाह उतारा जाए, वहाँ से रिफ्यूलिंग करके फिर मस्कत ले जाया जाए। यही हुक्म चेयरमैन PIA शाहिद खाकान अब्बासी ने वापस पायलट सरवत हुसैन तक पहुँचाया। पायलट ने जहाज़ नवाब शाह की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उनके लिए ये आसाब तोड़ देने वाला लम्हा था और ऐसी ही लम्हात के लिए पायलट्स को खसूसी तरबियत दी जाती है। बहरहाल उस वक्त तक शायद इतना वो समझ गए थे कि जो कुछ भी गैर मामूली हुक्म है उसकी वजह जहाज़ का सिर्फ एक ही मुसाफिर हो सकता है, यानी परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के किसी साथी को कॉकपिट में बुलाया। दोस्तों, पायलट ने जहाज़ का रुख नवाब शाह की तरफ मोड़ दिया, लेकिन उनके लिए ये आसाब तोड़ देने वाला लम्हा था और ऐसे ही लम्हात के लिए पायलट्स को खसूसी तरबियत दी जाती है। बहरहाल उस वक्त तक शायद इतना वो समझ गए थे कि जो कुछ भी गैर मामूली हुक्म है उसकी वजह जहाज़ का सिर्फ एक ही मुसाफिर हो सकता है, यानी परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के किसी साथी को कॉकपिट में बुलाया। परवेज़ मुशर्रफ के काबिल एतमाद ADC ब्रिगेडियर नदीम ताज कॉकपिट में आए। कैप्टन ने उन्हें सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने फ़ौरन पूछा, हमारे पास दीगर ऑप्शंस क्या क्या हैं? पायलट ने बताया कि जितना फ्यूल है उस हिसाब से हम सिर्फ रहीम यार खान, ईरानी शहर बंदर अब्बास या भारतीय शहर अहमदाबाद ही उतर सकते हैं। नदीम ताज ने कहा, इंडियन ऑप्शन इज़ आउट। फिर नदीम ताज ने परवेज़ मुशर्रफ को इस सूरत हाल के बारे में बताया तो वो भी कॉकपिट में आ गए। उसके बाद का सारा वाक़या जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में तफसील से लिख चुके हैं। उनके मुताबिक जब उन्हें भी जहाज़ उतारने के 3 ऑप्शंस बताए गए तो उन्होंने अहमदाबाद की ऑप्शन पर कहा कि ओवर माई डेड बॉडी। इस दौरान ब्रिगेडियर नदीम ताज ने मोबाइल से ज़मीन पर किसी से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रब्ता नहीं हो सका। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि जहाज़ के स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम से कंट्रोल टावर में रब्ता किया जाए। परवेज़ मुशर्रफ की खुशकिस्मती कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में उनके दोस्त जनरल इफ्तिखार जनरल उस्मानी के हुक्म पर पहुंच चुके थे और सूरत हाल को अपने काबू में कर चुके थे। उन्होंने इंचार्ज को हुक्म दिया कि फ़ौरन जनरल मुशर्रफ से उनकी बात करवाई जाए, लेकिन उस इंचार्ज को हुक्म था कि फ़्लाइट से गैर मुतअल्लिक कोई भी बात नहीं होगी। इसलिए कंट्रोल टावर का इंचार्ज कुछ हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट उस वक्त दूर हुई जब जनरल मलिक इफ्तिखार ने अपना पिस्टल उसकी कनपटी से लगा दिया। कम्युनिकेशन ऑन हो चुकी थी। जनरल मुशर्रफ कॉकपिट में थे और जनरल इफ्तिखार उनसे बात कर रहे थे। जनरल मलिक इफ्तिखार ने अपने बॉस को उनकी रिटायरमेंट और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की अपॉइंटमेंट की खबर जहाज़ में सुना दी। परवेज़ मुशर्रफ लिखती हैं कि उन्होंने जनरल इफ्तिखार की आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए अपने 2 पालतू कुत्तों के नाम पूछे। जनरल इफ्तिखार ने झट जवाब दिया कि सरडाट और बड़ी। ये नाम सुनकर परवेज़ मुशर्रफ ने सुकून का सांस लिया और पूछा, जनरल उस्मानी कहाँ हैं? जवाब दिया गया कि वो एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं, सब कुछ कंट्रोल में है, आप इत्मीनान से कराची एयरपोर्ट पर ही लैंड कीजिए। जनरल मुशर्रफ ने राब्ता ख़त्म करने से पहले आर्डर दिया कि देखना कोई शख्स मुल्क से भागने ना पाए। पायलट कैप्टन सरवत को जनरल मुशर्रफ ने कराची एयरपोर्ट पर उतरने का हुक्म दिया। कैप्टन ने नवाब शाह जाते जाते जहाज़ को वापस कराची की तरफ मोड़ दिया।
एयरपोर्ट के रनवे से तीनों ट्रकों को हटाया जा चुका था। जहाज बाहिफाजत जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया। ये वक्त था रात के 7:47 और जहाज में सिर्फ 420 सेकंड का फ्यूल बाकी था। एक सबर आजमा इंतज़ार के बाद मुशर्रफ तैयारे से बाहर निकले तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोर कमांडर अपनी पूरी मुसल्लह फौज के साथ मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ चूँकि जहाज में थे इसलिए वो पूरी तरह नहीं जानते थे कि जो लोग उन्हें लेने आए हैं उनके इरादे क्या हैं, क्योंकि टेक्निकली तो वो रिटायर्ड किए जा चुके थे। उन्होंने आंखों में सवाल लिए जनरल मुजफ्फर उस्मानी की तरफ देखा तो जनरल उस्मानी ने कहा, सर मुझे आपको गिरफ्तार करने का आर्डर मिला है। जनरल मुशर्रफ परेशान हो गए। इतने में उनकी नज़र बेइख्तियार उस गाड़ी पर पड़ी जो उन्हें ले जाने के लिए खड़ी की गई थी। उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का झंडा लहरा रहा था। परवेज़ मुशर्रफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही थे। चुनांचे वो मुतमईन होकर मुस्कुराए, जनरल उस्मानी भी मुस्कुराए और दोनों 5 कोर हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गए। कोर कमांडर कराची जनरल उस्मानी फौजी बगावत के एक हिस्से को कामयाब कर चुके थे, जबकि दूसरा हिस्सा रावलपिंडी में 111 ब्रिगेड मुकम्मल कर रहा था। उसी ब्रिगेड के कर्नल शाहिद अली, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी PM हाउस की हिफाजत थी, अपनी सिपाह के साथ वजीर आज़म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। उनके आने से पहले 111 ब्रिगेड के एक मेजर वजीर आज़म हाउस को सील कर चुके थे। कर्नल शाहिद मुसल्लह फोर्स के साथ वजीर आज़म हाउस पहुँचे तो उन्हें PM हाउस के गार्ड्स ने अंदर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फौजी जवानों की बड़ी तादाद और असला देखकर उन्होंने हथियार डाल दिए। कर्नल शाहिद के हुक्म पर उन्हें आर्जी तौर पर हिरासत में लेकर एक तरफ बिठा दिया गया। उसके बाद कर्नल शाहिद वजीर आज़म हाउस में दाखिल हुए। यहाँ बरामदे में नए आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन और नए चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अकरम मौजूद थे। PM हाउस के अंदर PM हाउस के दीगर गार्ड्स और इलियट फोर्स के कमांडोज भी मौजूद थे। जनरल अकरम ने कर्नल शाहिद को अंदर आते देखा तो कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वजीर आज़म हाउस की एक इज़्ज़त एक तकद्दस होता है, बंद करो ये सब कुछ। कर्नल ने जवाब दिया कि सर मुझे अपने कमांडर की तरफ से आर्डर्स हैं, आप उनसे बात कर लें। कर्नल शाहिद के कमांडर थे 111 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर सलाउद्दीन सत्ती और ब्रिगेडियर सत्ती के कमांडर थे जनरल महमूद। कर्नल शाहिद ने ब्रिगेडियर सत्ती से कॉल मिलाकर जनरल अकरम को फ़ोन थमा दिया। जनरल अकरम ने ब्रिगेडियर सत्ती से कहा कि मैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अकरम बोल रहा हूँ। कल आर्मी चीफ गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे, लेकिन वो परेड रिव्यू नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर सत्ती ने सुना और कहा, यस सर। फिर उन्होंने जनरल अकरम का पैगाम अपने कमांडर जनरल महमूद को दिया तो जनरल महमूद का जवाब था, उसे कहो भूल जाए। जनरल अकरम तक शायद ये जुमला नहीं पहुंचा था, लेकिन इस दौरान जनरल ज़ियाउद्दीन मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ थे। वो मुख्तलिफ ऑफिसर्स को आर्डर भी दे रहे थे और बकौल जनरल मुशर्रफ मुबारकबादें भी वसूल कर रहे थे। इतने में PM हाउस में 111 ब्रिगेड से 25 फौजी जवानों की मजीद कमक पहुंच चुकी थी। उन्हें कर्नल शाहिद ने फौरी डिप्लॉयमेंट के आर्डर दिए और कहा कि वो एक्शन के लिए तैयार रहें। अब वजीर आज़म के 2 गार्ड्स जो कमांडोज थे उन्होंने साइड्स बदल ली। वो हथियार फेंक कर कर्नल शाहिद के साथ खड़े हो गए। फिर जनरल ज़ियाउद्दीन के गार्ड्स भी हथियार रख कर एक तरफ हो गए। ये सब होते देखकर कर्नल शाहिद ने जनरल ज़ियाउद्दीन से फ़ोन छीन लिया। कर्नल शाहिद अली ने जनरल ज़ियाउद्दीन और जनरल अकरम को आर्डर दिया कि वो बरामदे से अंदर PM हाउस चले जाएं, क्योंकि उनके कमांडर के हुक्म पर सबको हिरासत में ले लिया गया था। जनरल ज़ियाउद्दीन और जनरल अकरम वज़ीर आज़म हाउस के प्राइवेट रूम में आए तो यहाँ भी टेंशन बहुत बढ़ चुकी थी। कमरे में उन दोनों के अलावा वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल भी थे, जबकि वज़ीर आज़म के पास उनके भाई शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज और सैफुर रहमान मौजूद थे। चौधरी निसार अली खान माहौल देखते हुए पहले ही PM हाउस से निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा फिर खुला और जनरल महमूद और वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल औरकज़ई 24-25 जवानों के साथ अंदर दाखिल हो गए। शहबाज शरीफ उन्हें देखते ही बोले, ये वज़ीर आज़म का प्राइवेट रूम है, यहाँ ये सब नहीं आ सकते। जनरल महमूद ने जवानों को बाहर जाने का इशारा किया और वज़ीर आज़म की तरफ देख कर कहा, सर ये आपने क्या कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जो किया वो आईन और कानून के मुताबिक मेरा हक था। जनरल महमूद का जवाब था, आईन और कानून क्या है ये अब हम देखेंगे, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि मुझे ये दिन ना देखना पड़े। रात के 8 बज चुके थे और फौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी।
जनरल महमूद और जनरल औरकज़ई ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को बाहर खड़ी मर्सिडीज़ में बिठाया और 10 कोर ले गए। नवाज शरीफ को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रात गए, फिर जनरल महमूद और जनरल औरकज़ई उनके पास आए और कहा कि आप असम्बलियाँ तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दें। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनका जवाब था ओवर माई डेड बॉडी। इस पर उन्हें धमकी दी गई कि अब आपसे बदला लिया जाएगा। उस वक्त वहाँ और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए इस आपसी गुफ्तगू की तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकती। फौजी बगावत कामयाब हो चुकी थी, लेकिन एक डिनर अभी बाकी था। सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़, वही जिन्हें नवाज शरीफ ने फारूक लगारी को हटाकर सदर बनाया था, गवर्नर सिंध ममनून हुसैन के साथ पहले से ही एक डिनर तय कर चुके थे। ठीक 12 अक्टूबर की रात ममनून हुसैन ने सदर रफ़ीक तारड़ को फ़ोन किया और पूछा कि आर्मी टेक ओवर कर चुकी है, क्या अब भी डिनर पार्टी होगी? जवाब था हाँ, पार्टी होगी, और पार्टी हुई। अब वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिनको कल तक अपने मुल्क में उतरने की इजाज़त तक नहीं थी, आज पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक बन चुके थे। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।